ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास जो है मैग्नेटिज्म कर रहे थे और मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फोर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक चार्ज है, अगर उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का बात करते हैं तो एक फोर्स हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है तो ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज को रखें तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखें तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अगर हम उसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो उसी सब का चर्चा इसमें होगा। तो वही हम लोग को देखना है यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यानी कि देखा क्या गया कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, एक चीज तो ये बात तो जानती हो, अगर क्रॉस रखेगा तो इनटू द प्लेन और डॉट लिखते हैं तो आउट ऑफ द प्लेन। अगर इधर मान लेते हैं कि कोई इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और कोई एक चार्ज, तो देखा क्या गया कि अगर ये चार्ज ऐसे ही रेस्ट पे था तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगा, लेकिन अगर हम इसको कोई एक वेलोसिटी वेक्टर दे दिए वी वेक्टर, मान लेते हैं कि इस रीजन में, यानी कि जो रीजन है इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी है। तो देखा क्या गया कि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो फोर्स लगा वो आया हमारा, ये जो फोर्स है डिपेंड हुआ कि जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उस पे ये फोर्स लगेगा, साथ में जितना ज्यादा वेलोसिटी है उतना इस पे फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा है तो भी फोर्स बढ़ा। और साथ में ये भी पाया गया कि सिर्फ इन्हीं चीज पे नहीं बल्कि एक और चीज पे डिपेंड कर रहा था, वो है साइन थीटा। और यहाँ पे थीटा बोल रहे हैं कि एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का एंगल है। और यहाँ से हमको पता चला कि एफ जो आता है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। हम ये चीज देख के हमको लगा कि बी और बी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग ऐसे वी क्रॉस बी लिखते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में ऊपर वाला लिख रहे हैं और वेक्टर फॉर्म में नीचे वाला। क्यू जो है स्केलर क्वांटिटी है, उसको क्यू भी के साथ मल्टीपल करो, बी के साथ करो, किधर भी करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भी बी का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए, भी क्रॉस बी होना चाहिए, बी क्रॉस बी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमको देख रहा है कि ये जो फोर्स आया इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि अगर कोई भी चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे हम तो इतना उस पर फोर्स लग रहा होगा, और ये डिपेंड कर रहा है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ज कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कितने मैग्नीट्यूड में हम लोग पुट कर रहे हैं। तो एफ एम का एफ एम का अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करें तो आ रहा है क्यू बी बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ रहा है। इसमें से अगर हम नोट पॉइंट करके देखें, ठीक है, तो हम बस इसी वैल्यू को देख के हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कि ये जीरो कब हो सकता है। ठीक है, कब हो सकता है, तो यहाँ साइन पे थीटा का होगा। हाँ, एक तो मैग्नीट्यूड जीरो कर दे तो यानी कि क्यू पे ही हम निकाल रहे हैं तो क्यू को जीरो हम नहीं कर रहे। अगर भी जीरो है यानी कि चार्ज का वेलोसिटी अगर जीरो है तो फोर्स जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड में अगर निकाल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, तो चलो लिख ही लेते हैं, क्यू जीरो होगा तो होगा सी, बी जीरो होगा तो जीरो। ये दोनों लिखने का कोई वैसे जरूरत था नहीं, फिर भी लिख दिए, क्योंकि हम लोग को अगर फोर्स निकाल रहे हैं तो चार्ज पे ही निकाल रहे हैं और किसी मैग्नेटिक फील्ड में ही निकाल रहे हैं, और उसी को जीरो कह दिए तो ये हमारा बात कहना ही गलत है, लेकिन फिर भी लिख दिए। ठीक है, अब एक चीज और पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। ठीक है, यानी कि अगर साइन ऑफ थीटा जो हो जीरो हो जाए,
साइन ऑफ थीटा 0 होने का मतलब हुआ कि थीटा या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। ठीक है, यानी कि ये चीज हमको क्या इम्प्लाई करता है कि v वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, यानी कि v वेक्टर जो होगा पैरेलल होगा, या फिर बोल सकते हैं v वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू b वेक्टर। यानी कि अगर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो, इधर ही भी बी हो और इधर ही हम चार्ज को फेंक दिए भी वेलोसिटी से, इस केस में बोल रहे हैं कि भी मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज को हम इधर किसी भी वेलोसिटी से फेंक दिए, तो दोनों केस में हमारा जो फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से कि if velocity of charge is parallel or anti-parallel to magnetic field vector, then force will be 0। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले केस से हमको ये चीज समझ में आया कि अगर इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और हम यहाँ पे कोई एक चार्ज का बात कर रहे हैं, ये रेस्ट में है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा। दूसरा केस ये समझ में आया कि इधर की तरफ अगर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है और किसी चार्ज को हम इधर किसी भी वेलोसिटी से फेंक दिए या फिर किसी चार्ज को इधर किसी भी डैश स्पीड से फेंक दिए, तब भी जो हमारा फोर्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रेस्ट पे है तो फोर्स उस पर 0, या फिर अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसका अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो ये फोर्स जो होगा वो 0 होगा। सेकेंड, ये जो एफ होगा ये मैक्सिमम कब होगा? ठीक है, तो हम एफ का बात करने तैयार है क्यू भी बी साइन ऑफ थीटा। अगर भी बी दे रखे हैं वो तो वैल्यू डिपेंड करता है, तो ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए जो कि 1 होता है, और ये कब होता है? जब थीटा जो हो 90 डिग्री पे हो। ठीक है, 90 डिग्री कहने का मतलब है कि ये जो फोर्स मैक्सिमम होगा कब? जब मान लेते हैं कि इधर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो और चार्ज को, अगर ये चार्ज है इसको अगर हम एक वेलोसिटी दे देते हैं इधर की तरफ जो इससे परपेंडिकुलर हो, तब इसमें जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा, और एफ एम दिख रहा है कि क्यू भी इंटू बी लगेगा, क्योंकि साइन थीटा 1 हो जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू लगेगा वो क्यू भी लगेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कब? जब v इज परपेंडिकुलर टू b, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। यहाँ से ऑफ b, यानी कि b हमको दिख रहा है कि f बाई क्यू बी है, साइन थीटा का तो कोई क्यू बी, साइन थीटा का तो कोई यूनिट ही नहीं होता है, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड अपॉन कूलम मीटर, जिसको हम लोग टेस्ला भी बोले थे और वेबर पर मीटर स्क्वायर बोले थे। ठीक है, तो टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर जो हम लोग पहले पढ़े थे, उसको यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि न्यूटन सेकेंड पर डिवाइड बाय कूलम मीटर लिख सकते हैं। ओके, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होगा, सेकेंड ऊपर चल जाएगा। डायमेंशन लिखने आएगा तो डायमेंशन हम लोग इस चीज को यूज करके आराम से लिख सकते हैं। अब फोर्थ, हमको दिख रहा है कि बी जो है वेक्टर तो है ही, ठीक है, भी जो था वो भी वेक्टर था, और एफ जो आया वो आ रहा है क्यू वी क्रॉस बी, यानी कि अगर हमारा v वेक्टर इधर है, b वेक्टर इधर है,
तो हमारा जो फोर्स वेक्टर होगा, यानी कि इसका अगर डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कौन बताएगा, बोलो। राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। बी की तरफ हाथ रखेंगे, बी की तरफ कर्ल करेंगे, तो थंब हमारा ऐसा ऊपर जा रहा है, इधर की तरफ फोर्स आएगा। हाथ रख के चेक कर लो। यहाँ से फोर्स देखो कि इससे भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि फोर्स वेक्टर जो है इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी जो भी रिजल्टेंट आता है वो दोनों ही वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ भी हमारा जो फोर्स है ये दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर दिख रहा है, यानी कि ये भी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर। ठीक है, एक चीज और, वी क्रॉस बी है तो डायरेक्शन तो हम राइट हैंड रूल से डिवाइड कर लेंगे वी क्रॉस बी का। क्यू जो है उस पे भी डायरेक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि यहां से हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स also depend on साइन ऑफ क्यू। ठीक है, साइन ऑफ क्यू को भी ध्यान में रखना है। जैसे कि हम डायरेक्शन का बात कर रहे हैं तो एफ जो होगा पैरेलल टू वी क्रॉस बी होगा इफ क्यू इज पॉजिटिव। चार्ज अगर पॉजिटिव होगा, ये भी है क्रॉस बी करने के, थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वी भी है तो इस केस में फोर्स इधर की तरफ, यानी ये जो डायरेक्शन है वी क्रॉस बी का है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहा तो फोर्स इधर ही लगेगा, यानी ये हम बोल रहे हैं कि इधर की तरफ F लगेगा। कब? जब चार्ज पॉजिटिव। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव, नेगेटिव v क्रॉस b का डायरेक्शन यही है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन है, इसमें हम नेगेटिव से मल्टीपल सर आवाज नहीं आ रहा ठीक से। लो फंस रहा लो, है आवाज। अभी भी नहीं सर अब अभी ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिखा क्या कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर v क्रॉस b का डायरेक्शन है उधर ही हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो इसलिए हम बोल रहे हैं ये पैरेलल। पैरेलल और एंटी पैरेलल का साइन तो पता है। ठीक है, इसको हम पैरेलल बोलते हैं और इस चीज को एंटी पैरेलल। तो यहाँ से दिख रहा है कि v क्रॉस b से एंटी पैरेलल होगा, यानी v क्रॉस b ऊपर है तो जब चार्ज निगेटिव होगा तो ये जो फोर्स दिख रहा होगा हमको इधर की तरफ दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि v क्रॉस p के डायरेक्शन के उल्टा। तो हम v क्रॉस b से राइट हैंड थंब रूल से हम उसको निकाल सकते हैं, और फोर्स के लिए चार्ज का साइन देखेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर में अगर नेगेटिव चार्ज से हम लोग मल्टीपल कर दे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो वही काम यहाँ किए हैं, F2 है उसको नेगेटिव से मल्टीपल कर दिए तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत है नहीं कि जब भी हम वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे होंगे वेक्टर फॉर्म तो चार्ज को साइन के साथ पुट करेंगे। अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो कैसे भी निकाल के डायरेक्शन अपने अनुसार चेक कर सकते हैं। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत। और ये बात तो ध्यान में रखना ही है कि
अगर ऐसा लिखा हुआ रहे तो ये हमको रिप्रेजेंट करता है आउट ऑफ द प्लेन। पहले भी हम लोग जानते हैं फिर भी लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनटू द प्लेन। जैसे कि इसी केस में था, हम यहाँ पे ऐसे दिखाए हैं, लेकिन अगर प्लेन ऑफ द पेपर में दिखाते तो F1 दिखता कि प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रहा है और F2 दिखता कि प्लेन ऑफ पेपर में जा रहा है। उसका डायरेक्शन हम लोग इससे दिखा सकते थे। ठीक है, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखें कि अगर हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है, अगर किसी चार्ज पे लग रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो तब लग रहा है जब चार्ज किसी मोशन में होगा, यानी कि किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तब। अगर वेलोसिटी नहीं होगा, वेलोसिटी जीरो होगा, तो फोर्स जीरो होगा। अगर वेलोसिटी होगा भी और पैरेलल या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, तब भी फोर्स जीरो होगा। ठीक है, बाकी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है वो दे रखा है 3i के प्लस 4j। एंड एक्सेलरेशन दे रखा है a=xi कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बोल रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है किसी एक चार्ज पार्टिकल के लिए, मान लो q है। मास m है, पड़ेगा नहीं। हो गया। बोलो आशुतोष। यस सर। हो गया। नहीं सर, बना रहे। अच्छा, कर क्या रहे हो बता सकते हो? आइडिया क्या होगा इसको सॉल्व करने का? कोई भी किया? तो डायरेक्शन तो फोर्स और एक्सेलरेशन का सेम ही होगा। हाँ, वही चीज यूज करेंगे। बी क्या होता है? परपेंडिकुलर टू फोर्स होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। अब दो वेक्टर आपस में जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो है ए डॉट बी क्या होता है बताओ?
जीरो होता है इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। बोलो ये होता है क्योंकि cos ऑफ 90 डिग्री आ जाएगा और cos 90 डिग्री आएगा तो जीरो हो जाएगा। इस चीज को यूज करना है तो यहाँ से हम लिख रहा है इम्प्लाइज डेट कि बी डॉट ए अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा जीरो आना चाहिए, यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस 2j कैप जो होगा वो हमारा जीरो होगा, या तो टेन इंटू टू द पावर 10 का माइनस पावर टू कर लो तो ऐसे भी जीरो हो जाना है। उसको इधर लिख सकते हैं, ये जीरो हो जाएगा ऐसे ही, तो उसका कोई रोल ही नहीं है। यहाँ से जाएगा 3x प्लस 8 इजकल टू जीरो, तो x इजकल टू -8/3। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए था कि ये इंफॉर्मेशन के लिए कि फोर्स जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा, और जिधर फोर्स का नेट फोर्स लगता है उधर ही नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा हमारा। ठीक है, एक प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन के लिए बात हो रहा है, इसका वेलोसिटी जो है वो है 2i प्लस 3j कैप इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि फोर्स जो इस पे एक्ट कर रहा है वो है -28 टू 10 का पावर -13 के न्यूटन। ठीक है, प्रोटॉन है, इसका वेलोसिटी है, फोर्स जो है इतना लग रहा है। ऑल्सो इफ ये भी बोल रहा है कि अगर उसका वेलोसिटी जेड एक्सिस की तरफ कर दें तो जो वेलोसिटी फोर्स से लगेगा वो एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा, तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड।
हो गया। देखो सेकेंड पार्ट अगर पढ़ो ध्यान से, तो वेलोसिटी बोल रहा है कि अगर हम इधर की तरफ वेलोसिटी लें तो जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स इधर लग रहा है और फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर हम इस केस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देखो तो वाई जेड प्लेन में इधर कहीं होना चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए हमारा, तभी हम भी क्रॉस बी करेंगे तो एफ के लॉन्ग आ रहा है, ठीक है। यानी कि बी जो है हमारा वाई जेड प्लेन में है, ठीक है। तो बी अगर वाई जेड प्लेन में है तो बी को हम लोग लिख सकते हैं कोई भी कुछ वैल्यू, कि बी नॉट होगा और ये किधर आ रहा है तो माइनस जे के प्लस के तरफ के होगा, तभी ये डायरेक्शन होगा, क्योंकि ऊपर अगर रखते हैं तो ऊपर रखेंगे तो निगेटिव एक्स की तरफ फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये हाइपोथेटिकली हमारा सेकेंड केस से आया कि कुछ इतना वैल्यू होना चाहिए। नाउ फिर से अगर फर्स्ट केस देखो ध्यान से, तो फर्स्ट केस में फोर्स जो है सिर्फ के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जब हम भी क्रॉस यानी कि फर्स्ट केस में, ठीक है, फर्स्ट केस में हमको क्या दिख रहा है कि फोर्स जो है वो के डायरेक्शन में यानी कि जेड डायरेक्शन में, वेलोसिटी आई और जे, तो आई जे है तो आई जे को क्रॉस करेंगे तो ये होगा हमारा वी क्रॉस बी के बराबर। और ये के कब आएगा जब इसमें के नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं आई जे और के, तो इधर से पॉजिटिव लेते हैं इधर से निगेटिव लेते हैं। आई जे का क्रॉस के होता है, जे आई का क्रॉस के होता है, के आई या के जे रहा तो के सिर्फ नहीं रहेगा। इसका मतलब यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इसको देखते हुए कि मैं के कंपोनेंट यानी जेड कंपोनेंट ऑफ बी इज जीरो, ठीक है। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसका जेड कंपोनेंट जीरो यानी कि जेड नहीं, तो फिर हमारा बच के गया तो सिर्फ वाई कंपोनेंट। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इम्प्लाइज डेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा माइनस कोई वैल्यू बी नॉट इंटू जे, माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन। अब हमको इस पी नॉट का वैल्यू फाइंड करना है। इतना बात जो था ये हमको कंसेप्ट से देखना था, सीखना था, ठीक है। डायरेक्शन यानी वेक्टर के डायरेक्शन से हमको जानना था कि किधर की तरफ लगेगा, इस बात को हमको देख के ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो इसके बाद का कहानी कुछ भी नहीं है। नाउ एफ जो है वो है हमारा वी क्रॉस बी, वैल्यू पुट करना है। एफ कितना है तो -1.28 इंटू 10⁻⁻13 की कैप इक्वल टू क्यू का वैल्यू प्रोटॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वी बी जो है 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड क्रॉस बी वेक्टर यानी कि माइनस बी नॉट जे कैप। यहाँ पे हमको नहीं समझ में आता तो के भी रख के देख लेते, बाकी सब हमको यहाँ पे कंपेयर ही करना है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो जे क्रॉस जे जीरो होता है यानी आई ही आएगा,
तो आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻6 है 19, यानी कि -13 इंटू -b0 आई क्रॉस जे है। तो यहाँ से देखो आई क्रॉस जे जो आएगा हमारा क्या है? तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, ये गया और b0 का वैल्यू जो आ गया हमारा -1.28/3.2। 4 बार में कट जाएगा, नीचे 100 ऊपर 10, b0 = 0.4 टेस्ला। ठीक है, यानी कि इसमें जो है वेक्टर फॉर्म का है तो वेक्टर कैलकुलेशन हमको आना चाहिए। मोस्टली इसमें ऐसे सवाल आएंगे, मैग्नीट्यूड वाला रहेगा तब तो कोई बात ही नहीं है, मैग्नीट्यूड वाला तो हम लोग करते रहेंगे, इसलिए अभी फिलहाल सिर्फ वेक्टर का ही क्वेश्चंस दे रहे हैं। इतना बात आया तो बोलो। 0.4 होगा वहां पर। हाँ 0.4, यहाँ 3.2 है तो ऊपर 10 गया, इसको हटाए तो नीचे 100, 0 0 कट गया, एक 0 बचेगा ना। हाँ 128/320। हाँ तो वही तो 0.4 ही तो लिखे हैं, इतना ही आ रहा है ना, कुछ और आ रहा है? जीरो कैलकुलेशन खुद से कर लिया करो। हाँ कितना आ रहा है बोलो। 1.28/3.2 है, यहाँ से हटाए तो ऊपर 10 गया, यहाँ से हटाए तो नीचे 100 आया, एक जीरो से एक जीरो गया, 32 से 4 बार में कट जाएगा, चल हाँ 3 बार। हाँ तो ये कितना रहा, 4/10, 4/10 को क्या लिख सकते हैं? यस सर, गलती ठीक हो है तो गई। ये, हाँ और डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो बी जो आ रहा है हमारा आ जा रहा है -0.4 सेकेंड। ठीक है, तो ये सब तो था हमारा ऐसा। तो अगर हम पाथ ऑफ पार्टिकल का बात करें, ठीक है, फोर्स निकाल सकते हैं, अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सीख गए हैं तो। पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहे हैं तो उसका पाथ क्या होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हम फेंक रहे हैं तो क्या होगा। तो सिंपल से शुरू करते हैं। केस 1 यानी कि V इज पैरेलल टू B, यानी कि अगर इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और हम यहाँ से चार्ज को Q को इधर की तरफ वेलोसिटी दे दिए, तो इसका पाथ कैसा होगा बताओ। ये हम ना बताएंगे, या फिर ऐसा हो Q हो इधर की तरफ हम वेलोसिटी दे दी, पाथ इसका कैसा होगा बताओ। इस पे फोर्स लगेगा नहीं, फोर्स नहीं लगेगा तो इसी स्पीड से ऐसा चलता जाएगा, इस पे भी फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि फोर्स ऑफ मैग्नेटिक जो होगा वो 0 होगा दोनों केस में। तो दोनों केस में फोर्स 0, यानी कि इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ही ऐसा ही उसी स्पीड से चलता जाएगा विथ सेम वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से हम उसको फेंके होंगे उसी वेलोसिटी से वो सीधा चलता जाएगा, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इस बात में किसी कोई दिक्कत है तो बोलो। यानी कि यहाँ पे हम पैरेलल बोलने के कारण कह सकते हैं कि थीटा जो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री, अगर इतने एंगल पे फेंकते हैं तो ये बिना किसी पाथ में वेरिएशन वैसा ही सीधा सीधा चलता जाएगा, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और न्यूटन लॉ से हम कहें तो अगर किसी पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है तो जिस स्पीड से जिधर वो मूव कर रहा होता है तो उसी से चलता जाता है। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत?
बोलो। नो सर। ठीक है, केस 2। ठीक है, केस 2 ये है कि इफ भी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इनटू द प्लेन है। ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्रॉस लिखने का मतलब है कि इनटू द प्लेन। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी एक चार्ज को यहाँ से हम v वेलोसिटी दे दिए। ठीक है, तो यहाँ से हम v वेलोसिटी दिए तो इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, अंदर है, और वेलोसिटी वेक्टर इधर है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, v की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो, तो थंब जो है इधर की तरफ आ रहा है, यानी कि फोर्स इस पे ऐसा आएगा। ये ऐसा आया तो यहाँ से चला तो यहाँ कहीं पहुंच गया, यहाँ पे गया तो इसका जो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड फिर से नीचे, तो यहाँ पे गया तो फोर्स इधर की तरफ लगा। ठीक है, यानी कि ये ऐसा चलता जाएगा और फोर्स हर समय पे दिख रहा है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑल टाइम्स। सर इसमें राइट हैंड थंब को फिर से बताइए थोड़ा। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि अगर ए करंट वेक्टर है तो ए वेक्टर की तरफ हाथ रखते हैं, बी की तरफ मुड़ते हैं तो एक क्रॉस बी मिलता है, हाँ मिलता है ना? तो भी क्रॉस बी निकालना है तो भी की तरफ हाथ रखो और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो। किधर आ रहा है बताओ? ऊपर। ठीक है, जैसे इधर भी हो गया, इधर बी हो गया, तो अब द प्लेन आ जाएगा। ठीक है, हाँ वेक्टर ये क्रॉस प्रोडक्ट तो डायरेक्शन, वैसे ही हम यहाँ निकाल रहे हैं कि इधर भी है और इनटू द प्लेन है, तो हमको ये चीज मिल रहा है। और है सब जब बात हमेशा परपेंडिकुलर ये हर पॉइंट पे लग रहा है तो ये अपना हर जगह डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। और ये वाला चीज हम लोग पहले भी देखे हैं, कहाँ पे? याद करो कि जब फोर्स जो होता है हमेशा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है, हम लोग कब देखे हैं ऐसा सिचुएशन? बोलो, नहीं देखे हो? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो क्या होता है? पाथ के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यस यस सर। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा सिचुएशन वैसा ही दिख रहा है, तो ये जो पाथ होगा इस केस में ऐसा सर्कुलर होगा, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं इस केस में पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इधर की तरफ हमारा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और हम कोई एक चार्ज पार्टिकल है उसको हम यहाँ से v वेलोसिटी दिए थे, तो ये ऐसा पाथ फॉलो किया है। हर समय दिख रहा है कि फोर्स जो है इस पे ऐसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लग रहा है। ठीक है, और ये फोर्स कितना लग रहा होगा? तो फोर्स लग रहा होगा क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री, यानी कि लग रहा होगा क्यू वी बी के बराबर। ठीक है, अब हम लोग एक चीज और जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता है, यानी कि इन सर्कुलर मोशन में जो भी सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको हम लोग कितना रखते हैं? बोलो, उसको कुछ नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी तो फॉर सर्कुलर मोशन,
ठीक है, अब सर्कल है तो सर्कल का रेडियस हमसे पूछा जाएगा, तो रेडियस फाइंड कर रहे हैं। फॉर सर्कुलर मोशन ये जो एफ होगा ये एफ सेंट्रीपिटल के बराबर होगा, यानी कि हम लिखेंगे क्यू वी बी जो होगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है इसका हम मास एम बोल रहे हैं। तो यहाँ से हमको रेडियस कितना मिल जा रहा है, तो एक भी से एक भी गया, तो एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, एम वी जो होता है मोमेंटम है, तो हम इसको पी बाई क्यू बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मोमेंटम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2m के क्यूबी। ठीक है, सिंस मोमेंटम p इक्वल टू m भी होता है, और काइनेटिक एनर्जी जिसको हम k लिख रहे हैं इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2m इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर बाई 2m। तो p को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2m के या 2m। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को हम यहाँ पे यूज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से रेडियस जो आ रहा है हमारा, हियर रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और क्यू एम तो दे रखा है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसका क्यू और एम हमको पता होगा, तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो एम पी बाई क्यू बी आ रहा है, जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा रेडियस होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा यहाँ पे इनवर्स है। ठीक है, तो ये आया हमारा रेडियस जो भी है सर्कुलर पाथ का। अब यहाँ पे ऐसा है कि ये पार्टिकल है, v वेलोसिटी से घूम रहा है, इसका रेडियस r है, तो ये r जो आया हमारा एम वी बाई क्यू बी आया। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए कि ये इसका अगर इस एक्सिस के अबाउट देखा जाए तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। ये सब चीजें हम लोग सर्कल से रिलेट कर रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर। ठीक है, सेंटर के अबाउट अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा क्या होता है, v बाई आर होता है। तो v बाई आर अगर लिखेंगे तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, क्यू बी बाई एम। ओमेगा आ गया तो कितने देर में ये रोटेट कर देगा, तो टाइम पीरियड हमसे पूछा जा सकता है। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 2 पाई एम बाई क्यू बी। यहाँ से ध्यान से देखना है, नोट करना है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी और आर। ना तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना आर, यानी कि किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को किसी भी वेलोसिटी और से हम फेंक दें उसका टाइम पीरियड सेम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि टाइम पीरियड कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है तो उसका चार्ज, जैसे प्रोटॉन बोल दिए तो प्रोटॉन के लिए चार्ज मास फिक्स हो गया। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम फेंक रहे हैं तो टाइम पीरियड सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, v और r पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फ्रीक्वेंसी f 1/t लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं qb बाई 2 पाई m। टाइम पीरियड आर वी पे नहीं डिपेंड कर रहा तो ये भी आर और वी पे डिपेंड नहीं करेगा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं ओमेगा को, तो ये भी देखो तो आर और वी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये सारे चीजें जो भी हैं ये आर और वी पे डिपेंड नहीं करते हैं, यानी कि अगर हम एक पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी स्पीड से फेंकते रहेंगे तो उसका टाइम पीरियड जो होगा सेम होगा। वेलोसिटी बढ़ाएंगे रेडियस बढ़ेगा, लेकिन जो राउंड लगाने का उसका टेंडेंसी होगा, टाइम होगा, वो सब केस में बराबर आएगा। ये सब चीज डिस्कस कर लिए, तो यहाँ पे हम एक चीज और कहेंगे कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स।
ठीक है। अगर वर्क डन का बात करें तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर है। परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर है यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होगा, यानी कि इम्प्लाइज दैट कि मैग्नेटिक ये परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वर्क डन जो होता है एफ एस कॉस ऑफ थीटा होता है, और जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो थीटा 90 डिग्री, और इस केस में वर्क जो हो जाता है 0, तो वर्क डन हो जाएगा 0। यानी कि कोई भी अगर हम मैग्नेटिक फोर्स के कारण किसी चार्ज पार्टिकल पे वर्क देख रहे हैं तो 0 है। ठीक है, ये बात को भी याद रखना है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी 0। अगर वर्क डन 0 है तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम हम वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या कह सकते हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमको कहता था वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है यानी कि इफ ओनली एफएम इज एक्टिंग, ठीक है, सिर्फ अगर ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो हम लिखते इम्प्लाइज दैट कि वर्क डन बाय एफएम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसके कारण वर्क 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, यानी कि ना तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी हम ऊपर देख ही रहे हैं कि वेलोसिटी भी क्या रह रहा है, कांस्टेंट, क्योंकि होल फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज कर नहीं रहा। तो हम उल्टा भी जा सकते थे कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट, वर्क डन बाय फोर्स 0। ये सारी चीजें हम लोग इस केस में कर सकते हैं। ठीक है, छोटा छोटा बात है ये सब, लेकिन ये सब याद होने चाहिए कि हाँ, अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को अगर हम मूव करते हैं तो मूव करने से अगर हम उसको परपेंडिकुलर फेंक रहे हैं तो परपेंडिकुलर फेंकने से ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, और ये वाला तो किसी के लिए भी वैलिड है क्योंकि हर की जगह देख रहे हैं कि ये फोर्स है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। इतना बाद में कोई दिक्कत? क्या? ठीक है, मतलब पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अब पूरे रीजन में नहीं है। मान लेते हैं कैसा है, इस रीजन में इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है, और चार्ज को है परपेंडिकुलर ही फेंक रहे हैं। यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल है, क्यू है, इसका मास m है, इसको हम इधर किसी स्पीड v से फेंके। ठीक है, तो ये वेलोसिटी v से इधर की तरफ जाएगा। ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसका जो फोर्स लगेगा जब ये पार्टिकल यहाँ आएगा तो फोर्स इधर लगेगा, और ये यहाँ से ऐसा सर्कुलर पाथ करता जाएगा, और यहाँ आएगा तो यहाँ आने के बाद सर्कुलर पाथ करा, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर से आगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो यहाँ इधर निकल जाएगा। भी में कोई चेंज नहीं आएगा, जितने स्पीड से इन गया है उतना ही स्पीड से बाहर आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है इसका वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स इधर, यहाँ पे फोर्स इधर, यहाँ पे फोर्स इधर, तो ऑफ कोर्स अगर हमको दिख रहा है कि थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं तो यहाँ और यहाँ पे ये सेमी सर्कुलर बन रहा है, यानी कि सेंटर जो होगा इसका इधर ही होगा, कहीं सेंटर यहाँ होगा और ये हमारा रेडियस होगा, तो रेडियस इस केस में भी एम बी बाई क्यू बी ही आएगा।
ठीक है, रेडियस में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि mv/qb ही आएगा, भले ही आधा बन रहा हो, यानी कि बन रहा है इसमें सेमी सर्कल है लेकिन रेडियस उतना ही आएगा mv/qb। जितने स्पीड से वो इन गया उतना ही स्पीड से बाहर जाएगा, यानी कि ये स्पीड और ये स्पीड दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये बात हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि वेलोसिटी में कोई चेंज ये फोर्स करेगा नहीं। यहाँ से इन हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड मिल गया तो सर्कुलर बनने का कोशिश करेगा, यहाँ तक आएगा यानी कि ए से बी तक सर्कुलर करेगा, लेकिन इधर इसके पास वेलोसिटी है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इधर ही सीधा चलता चला जाएगा। ठीक है, ए और बी पे वेलोसिटी जो होगा सेम होगा, रेडियस यही होगा। टाइम पीरियड यानी कितने देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, तो टाइम पीरियड दिख रहा है हमारा कि आधा ही रेडियस कवर कर रहा है, तो जो हम पहले निकाले थे उसका आधा होना चाहिए। या फिर हमको क्या दिख रहा है कि ये लेंथ चल रहा है पाई आर, कितने स्पीड से, v नॉट स्पीड से, तो टाइम पीरियड यही होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ये दूसरा मेथड हम बता रहे हैं फाइंड करने का। तो डिस्टेंस कितना चल रहा है, तो पाई इंटू आर, वेलोसिटी v, ऊपर से रखो तो कितना आ जाएगा, पाई एम बाई क्यू बी, जो कि आया हमारा टी नॉट बाई टू। टी नॉट यानी कि इसको अगर हम टी नॉट बोल दें, इसको टी नॉट बोल दें तो उसका आधा आर है, ऐसे भी दिख रहा है सेमी बन रहा है तो आधा ही होना चाहिए। क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत तो बोलो। ये सब क्वेश्चंस करा के तौर पे करा सकते थे लेकिन ऐसे ही बता दे रहे हैं, नहीं समझ आए तो पूछो, क्योंकि ये सब चीजें अगर ऊपर वाले केसेस तुमको क्लियर है कि सर्कुलर बनेगा, इतना वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी में हम रेडियस में हम कहीं कुछ भी नहीं करें, सिर्फ क्या कर रहे हैं, फोर्स इक्वल टू एफ से किए, उससे हम फाइंड कर रहे हैं और उसी चीज से रिलेट कर रहे हैं। सेकंड केस ऐसा दे रखा है, ये तुम लोग करो, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, इतना करो, सोचो क्या होगा। यहाँ पे हम ये जो चार्ज पार्टिकल था इसको हम अब इधर की तरफ फेंके, यानी कि यहाँ से एंगल किसी थीटा पे फेंके, तो कैसा शेप बनेगा, कितने एंगल से बाहर आएगा, क्या रेडियस होगा, वो सब चीजें हमको बतानी है। बताओ, सोचो और बताओ, एक्सप्लेन करना है। ट्राई करो कॉपी पे एक बार बना के कि परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से सर्कल होगा, क्या होगा। जितना एंगल से फेंकेंगे उतना ही एंगल से बाहर भी आएगा। ठीक है, वेलोसिटी वेलोसिटी भी सेम ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा किसी भी वेलोसिटी से। ठीक है, इसका अगर रेडियस का बात करें तो यहाँ पे ऐसा है वेलोसिटी, तो फोर्स परपेंडिकुलर ऐसा होगा,
तो यहाँ भी, यानी कि रेडियस कहीं इधर कहीं आएगा सेंटर इसका, क्योंकि फोर्स वहां पे इधर ही परपेंडिकुलर जा रहा है, जिधर परपेंडिकुलर जाएगा उधर ही होगा। तो इस पॉइंट पे देख रहे हैं कि फोर्स इधर की तरफ, इस पॉइंट पे फोर्स इधर की तरफ, तो ये दोनों जहां कट करेगा वही हमारा सेंटर होगा। ठीक है, तो ये अगर एंगल थीटा है, हमको ये एंगल प्रूफ करना है कितना होगा, तो ये 90 ऐसा हम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो 90 है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। ठीक है, और ये सेंटर है यहाँ से, तो इक्वल डिवाइड करता है, तो ये भी थीटा, ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो फिर से एंगल थीटा ही आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं विथ सेम एंगल एट सेम एंगल। ठीक है, एंगल का देखना कि ध्यान से कि हम मैग्नेटिक फील्ड से एंगल लिए हैं, तो इस यही एंगल हम ये बोल रहे हैं। वेलोसिटी का बात करा जा रहा है, तो वेलोसिटी कोई चेंज करने वाला है, वेलोसिटी जो रहेगा सेम ही रहेगा, क्योंकि फोर्स जो है ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, तो वेलोसिटी सेम रहेगा। रेडियस, रेडियस तो उससे निकाल रहे हैं, तो एम बी बाई क्यू बी ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एम बी बाई क्यू बी ही रहेगा। अब टाइम पीरियड कि कितने देर तक ये अंदर रहेगा, तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से ये एंगल टोटल बन रहा है 2 थीटा, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, ये लिख सकते हैं हम आर इंटू 2 थीटा, लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं कितना, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी होता है, तो 2 थीटा आर बाई वी, थीटा के टर्म में जो भी थीटा दिया रहेगा उसके टर्म में ये आ जाएगा हमारा। पिछले वाले केस में देखो पाई था, तो पाई था, यानी कि थीटा के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2 रखे थे तो पाई आर बाई भी आया था, आ रहा है। जब पूरा सर्कल बना था तो इसमें थीटा हमको कितना दिख रहा था, पाई, तो उस केस में हमको दिख रहा है कि ये जब पाई, तो ये किसी भी एंगल के लिए हम लोग इस चीज यूज कर सकते हैं, इसी चीज का अल्टरनेट। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस है बस, कि सर्कल में हम लोग पढ़े थे उस चीज को यूज कर रहे हैं। इसी चीज का अल्टरनेट ओमेगा लिखेंगे हम लोग वी बाई आर, तो ओमेगा हमको यहाँ से दिख रहा है वी बाई आर की क्यू बी बाई एम आएगा। ठीक है, एंगल कितना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है 2 थीटा, तो टाइम कितना होता है, तो ओमेगा टी बराबर 2 थीटा होगा, यही आता है। तो टी कितना लिखेंगे, तो 2 थीटा बाई ओमेगा, यानी कि 2 थीटा बाई ओमेगा कर देंगे तो ओमेगा आ जाएगा, आर बाई भी रखेंगे तो ये नीचे भी ऊपर आर, यानी 2 थीटा एम बाई क्यू। ठीक है, तो किसी भी मेथड से सॉल्व करो, इतना के बाद वो सर्कुलर मोशन का कहानी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा दिया रहे तो भी, या फिर ऐसा कह दे, ऐसे हम किसी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो उस केस में भी ऐसा ही निकलेगा। ठीक है, तो कभी कभी कंपेयर करने दे देगा, तो हम कितना पाथ अंदर है उससे भी पता कर सकते हैं कितने देर तक अंदर रहेगा, तो ऐसा दिया रहेगा, ये वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा देगा, तो एंगल थीटा से बात, तो उस हिसाब से अपना सॉल्व करना पड़ेगा कि कितना एंगल आ रहा है सेंटर पे, और उतना हम एंगल रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा एक्सटेंडेड नहीं है,
किसी दो कन्फाइंड रीजन में ही, ठीक है, और ये डिस्टेंस है d, और हम एक चार्ज पार्टिकल को, q और मास m है, इसको हम वेलोसिटी v से इधर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। और ये जो हम d बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम इसका हेडिंग दे देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ से ये ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम ये रेडियस से कम बोल रहे हैं तो यानी कि d इज लेस देन r, इसका सेंटर हम देखेंगे तो इधर ही कहीं आएगा सेंटर। यहाँ से ये भी रेडियस ही होगा, ये भी रेडियस ही है। हमको एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है, यानी कि कितना डेविएट हो गया, यानी कि इधर गया और इधर चला गया, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करना है तो ध्यान से देखो तो एंगल यही है, क्योंकि ये 90 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ऐसा हम देखेंगे तो ये एंगल थीटा आएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा है हमारा, तो यहाँ से हम इसको थीटा फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करना है तो हमको यहाँ से ऐसा अगर हम इसको मिला दें तो ये r है, हमको दिख रहा है r साइन थीटा इजकल टू d, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा हमको मिल जाएगा d बाई r, और r इजकल टू क्या होता है mb बाई क्यूबी। तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा इजकल टू साइन इनवर्स d बाई r, या फिर साइन इनवर्स d क्यूबी बाई mb, ठीक है। तो ये चीज आया, तो साइन थीटा इजकल टू यहाँ से हम सिंपली बोल रहे हैं d बाई r। तो डिफरेंट केसेस इसका बात कर लेते हैं। तो केस 1, अगर d जो होता ग्रेटर देन r होता, ठीक है, d ग्रेटर देन r होता तो क्या होता है, साइन थीटा 1 से ज्यादा हो जाता, ठीक है। इस केस में साइन थीटा जो है ग्रेटर देन 1 हो जाता है, जो कि एब्सर्ड वैल्यू हो जाता। यानी कि उस केस में क्या होता कि अगर हम इसको यहाँ से ऐसे फेंके हैं तो ये ऐसा घूम के जा चुका है और d इधर था और वो पहले से ही पलटी मार चुका है, ठीक है, इस केस के लिए। तो इस केस में दिख रहा है कि हम जितना एंगल पे फेंके हैं उतने ही पे हमको बाहर मिलेगा। तो इस केस में अगर एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम फेंके हैं पाई पे आ गया, तो सोचो इधर जा रहा था इधर आया, तो पूरा एंगल डेविएशन 2 पाई 180 डिग्री। तो इस केस में हम अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ऊपर निकाले हैं हम, यहाँ से एंगल थीटा पे गया, ऐसा गया, यानी कि अगर हम देखें तो इधर फेंके थे इधर चला गया, तो डेविएशन कितना का हुआ बोलो। तो ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो डेविएशन 2 थीटा हो रहा है, यानी कि हम जितने एंगल पे फेंक रहे हैं उससे डबल हो रहा है। यानी कि इस केस में बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन जो आएगा इक्वल टू 2 इंटू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम सरफेस, ठीक है। इसको देख के ही बताना है, ये केस जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ साइन थीटा ज्यादा जा रहा है, कि जो कि एब्सर्ड वैल्यू है। केस 2, ठीक है, इफ d is just approximately equal to r, d और r दोनों आपस में जस्ट बराबर हो जाए तब क्या होगा, यानी कि जस्ट छोटा सा। तो इस केस में ध्यान से देखो, यहाँ से गया ये ऐसे गया और यहाँ से पलटी मारने ही वाला था, लेकिन ये यहाँ से ऐसा सीधा चला जाएगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इस केस में दिख रहा है
कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है, एंगल ऑफ डेविएशन सबको पता है ना कि किसको कहते हैं, यानी कि अपने पाथ से कितना डेविएट हुआ है उसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है 90 डिग्री। बाकी किसी केस में ऊपर वाला होगा। ठीक है, तो ये चीज हमसे कभी कभी पूछा जाता है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, और ऐसे केसेस में अलग अलग फिगर्स बना के कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम हमेशा यही कहेंगे कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस बनाओ तो एक बार फिगर जो है जरूर बना के चेक करो कि कितना होगा क्या होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, कि अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो फेंक रहे हैं, लेकिन किसी एंगल पे फेंक रहे हैं तो उसी एंगल पे बाहर आएगा, सेम वेलोसिटी से आएगा। यहाँ भी अगर हम बात करें तो वेलोसिटी कोई बदलने वाला नहीं है, लेकिन बाहर निकल, क्योंकि पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इधर ये सेम वेलोसिटी से आएगा जितना वेलोसिटी से हम यहाँ पे फेंके। ठीक है, तो यहाँ भी वो सेम वेलोसिटी से ही बाहर निकलेगा। लेकिन इस केस में पूरा सर्कल नहीं घूम पा रहा है, इतना दूर है, तो थीटा इतना रह रहा है, तो साइन थीटा यहाँ से थीटा पता चल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बोलते कि टाइम पीरियड बताओ, तो लिख सकते थे कि थीटा एंगल कवर हो रहा है तो थीटा बाई ओमेगा। ठीक है, थीटा अगर हम पता कर चुके हैं तो टाइम पीरियड कितने देर तक वो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो थीटा बाई ओमेगा लिख सकते थे, और ओमेगा हमारा तो सेम ही आना है, क्यूबी बाई एम। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज है। इतने बात में कोई दिक्कत है तो पूछ लो किसी भी पॉइंट में। बोलो चंदन। आशुतोष, हेलो, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। बाकी लोग? आशुतोष? आशुतोष सर नहीं है अभी क्लास में। अच्छा, ठीक है, बाकी लोगों को समझ आया? यस। ठीक है, इसमें कुछ बड़ा बात है नहीं, जो भी है हमारा इतना ही चीज रह गया। ठीक है, रिया कि नहीं है? नंदिनी? यस सर। ठीक है, इतना बात समझ आया? यस सर। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ना है, इस पे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर इसका नेक्स्ट देखेंगे कि अगर हम 90 डिग्री या फिर पैरेलल यानी 0 डिग्री 180 डिग्री को छोड़ के अगर मैग्नेटिक फील्ड से किसी और एंगल पे फेंकेंगे तो क्या होगा, उस केस में कैसा पाथ जाएगा और कैसे मोशंस होंगे। तो इतने बात को अच्छे से समझ लेना है कि पैरेलल जा रहा है तो क्या हो रहा है, और अगर 90 डिग्री पे फेंक रहे हैं तो सर्कल बन रहा है, कैसे बन रहा है। सर्कल बनने के बाद का जो भी कहानी है हमारा सर्कुलर मोशन का कहानी, वहां मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स पता चल गया, रेडियस पता चल गया, बस उसके बाद का कहानी पूरा सर्कुलर मोशन का है। तो इसको एक बार देख लेना, नेक्स्ट क्लास में इससे एक दो क्वेश्चन करेंगे। फिर हम लोग अगर 90 और 0 या 180 डिग्री के अलावा किसी एंगल पे फेंकेंगे तब क्या होगा, उस केस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सर इसका मॉड्यूल नहीं मिला अभी तक। अच्छा ठीक है, बोल देते हैं एक बार। चलो ठीक है।